good afternoon everyone. So we will today we will do reaction of metal with other metal salt. तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको आई थिंक ऑलमोस्ट लर्न हो गई है. अब इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं. मीन्स जो ऊपर एलिमेंट है, सपोज मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैल्शियम एंड जिंक, तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. एल्युमिनियम एंड लेड, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड. ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है. क्लियर? ठीक है. तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, द मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सोल्यूशन. जो सबसे रिएक्टिव मेटल है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है. अब आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट. सपोज ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने एक सॉल्ट ले रखा है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्ट है? विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज? इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल. एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू. ओके. अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस ब्लू सॉल्यूशन में एक आयरन नेल जो है वो मैंने डाल दी. और आयरन नेल डालने के बाद मैंने इसको 5 to 6 आवर्स के लिए या ओवरनाइट मैंने रख दिया. एंड नेक्स्ट डे जाकर के जब मैं देखूंगी तो व्हाट विल हैपन कि ये जो ब्लू कलर है इट विल चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन कलर. इसमें चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर. एंड ये जो आपकी आयरन नेल थी ये पूरी सॉल्यूशन में चली जाती है और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है. ओके. तो ये हुआ क्या एक्चुअल में? सो यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू आप इसको बता सकते हो दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और आपने इसमें क्या डाला? आयरन नेल. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यहाँ पर आयरन ऊपर है ना. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो व्हाट विल हैपन? इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन में. और यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट प्लस आपका जो कॉपर है वो आपका निकल जाएगा. तो यहाँ पर आप देखो आयरन ने इसको इसके प्लेस से हटा दिया और इसका प्लेस ले लिया. क्लियर? तो आयरन क्या है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया. अब आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है. और क्योंकि इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया और फेरस सल्फेट का कलर आपको पता है क्या होता है इसका कलर? लाइट ग्रीन. एंड दैट्स व्हाई द कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क ब्लू टू लाइट ग्रीन. क्यों? क्योंकि आप सॉल्यूशन में से फेरस सल्फेट है और कॉपर कहाँ आ जाएगा? आयरन नेल के ऊपर. जब आप उसको देखोगे ना तो उसमें आयरन बचेगा ही नहीं, वो इजिली टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि आयरन सारा निकल के कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन. उसमें से कॉपर रह जाएगा ब्राउन कलर का. क्लियर हो गया ये? अच्छा. नाउ सपोज मैंने यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब ले रखी है. And in all the 4 test tubes, I am taking copper sulfate solution. This is test tube number A, B, C, D. एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट फॉर होम कर रहा है, उसने 4 टेस्ट ट्यूब ली है. टेस्ट ट्यूब A, B, C, D. And in 4 test tube there is copper sulfate solution. In test tube number A, he put an iron nail. In solution B, zinc granules. In solution C, aluminium sheets. And in solution D, it is silver. Silver, aluminium, zinc, iron. Now, tell me one thing, किसमें कलर चेंज नहीं होगा? यहाँ पर टेस्ट ट्यूब नंबर डी में कलर चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं चेंज होगा? अब आपसे मैं बोलूँ राइट द रीजन. बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. इट इज
than copper. It will not displace copper from copper sulfate solution. All these three metals are more reactive than copper and they will displace copper from copper sulfate solution. Clear? It become light green. It become आपका जो सिल्वरी ग्रे कलर का सोल्यूशन या व्हाइट कलर का also white, मतलब फेड हो जाएगा कलर, एंड ये सोल्यूशन होगा जो एज इट इज डार्क ब्लू कलर का रहेगा. क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है, दैट इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. सो क्लियर इट इज. रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. रिएक्टिविटी सीरीज इज टोटली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और ऊपर वाले मेटल दे आर मोर रिएक्टिव देन द बिलो वन. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल. Reacts with non-metals. तो मेटल जो है वो नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है. अब मेटल को समझो कि मेटल एक्शन में है क्या. If I am talking about group number first, so this is lithium, sodium, potassium. Group number 2, that is beryllium, magnesium, calcium. Group number 13, sorry, it is बैगन, आलू, गाजर. याद है आपको? ओके, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. बैगन, आलू, गाजर, बेटा मांगे कार, स्कूटर, हनीला की रूपी से फ्रेंडशिप करा. ये कोडिंग है. ये जो ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 13 तक के एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 1 to 13, दे ऑल आर मेटल्स. ये सारे क्या है, मेटल्स है. थोड़े से इसकी डाउन तक ग्रुप 1 2 जो है वो मेटलाइट्स है, बट आपका मोस्टली ये जो 12 तक तो सारे मेटल के मेटल ही है. ठीक है. अब इनका रीजन क्या है समझो. ग्रुप नंबर फर्स्ट में अगर मैं लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1. सोडियम का लिखूं, इट इज 2 8 1. पोटेशियम 2 8 8 1. Okay, if I am talking about beryllium, so it is 2 2. Magnesium 2 8 2. 2 8 8 2. बोरॉन का 2 3 2 8 3 2 8 8. तो बेटा ये जो मेटल्स हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, सेकेंड के पास 2 है एंड थर्ड के पास 3 है. वाई डू एलिमेंट्स कंबाइन. एलिमेंट्स जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन या बॉन्डिंग क्यों करते हैं. रीजन इज वेरी सिंपल, टू बिकम स्टेबल, टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने भी स्टेबल होना है. ठीक है, पढ़ रहे हो, अच्छी जॉब मिलेगी, सेटल होना है, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो. सेम एज एलिमेंट है, तो वो क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्टेबल होना है, और उनके लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को छोड़ करके, मीन्स पहली ऑर्बिट में चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, बट बाकी सब में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे होने चाहिए. क्लियर. क्या क्राइटेरिया है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ये इनकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है. इनको किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं. अगर सिर्फ एक सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज एक से ज्यादा है तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं. अब देखो जरा ध्यान से, इसके पास अगर एक निकल जाएगा तो एक सेल है तो इसके कंप्लीट है. अगर इसमें से एक निकल जाएगा तो इसका कंप्लीट है. इसमें से एक निकल जाएगा, ये भी स्टेबल है. समझ रहे हैं इस चीज को. तो इनकी टेंडेंसी सेम एज ये है, तो इनमें से 2 2 निकल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे. इसमें से 3 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट हैं 1 to 12 या 13 के भी एलिमेंट्स, तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है, मेटल्स. ठीक है. तो मेटल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. क्या होते हैं मेटल्स, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ नॉन मेटल्स.
अब नॉन मेटल्स में से कौन से हैं? ग्रुप नंबर 15, 16, 17। ओके, अब इनके एलिमेंट लिखे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उससे नाना पड़ेगा रेशेरा, उससे टेको, है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, थोड़ा तो आपको एलिमेंट्स पता ही है। इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सो इट इज 2 5 2 8 5 2 8 8 5। इसका लिखो तो 2 6 2 8 6। ठीक है, इसका अब इनकी तरफ भी जरा ध्यान से देखो, ये नॉन मेटल्स हैं और ये क्या इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? इससे बेटर नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल हो जाए? ठीक है, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे वो बेटर है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले वो बेटर है? तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो बेटा इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होगी? सिंपल सी बॉन्डिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो लिख लो इसको, आयनिक बॉन्ड लिख लो। पहले लिख लो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल इट विल फॉर्म आयनिक या कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। When metal react with non-metal, it will form, लिख लो, ionic or electrovalent bond. When a metal react with non-metal, it will form ionic or electrovalent bond. Okay? अब डेफिनेशन लिख लो आयनिक बॉन्ड की। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना, इज नोन एज ionic bond, is known as ionic bond. Now I am giving one example. Sodium. The atomic number of sodium is 11, chlorine 17. Configuration 281, chlorine का 287. तो सोडियम, अब आपने इनर और पैटर्न को मत ड्रॉ करो, सिर्फ आउटर को ड्रॉ करो। सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू Na+ एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे ना। ओके, so this is ionic bond. समझ में आ गया ionic bond? Yes. I am giving one more example. Magnesium fluoride. The configuration of magnesium is 282, atomic number 12. So magnesium is having 2 electrons और इसको कितना चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए। तो what will, आप बेटर नहीं होगा कि आप 2 क्लोरीन ले लो, 2 क्लोरीन ले लो। ओके, तो बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम कितनी क्लोरीन लेंगे यहाँ पर? 2 क्लोरीन। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। और अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे? मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आउटर इलेक्ट्रॉन बस ड्रॉ करने, इनर वाले नहीं। कितने हैं? 2। इस क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। और इस क्लोरीन के पास भी 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्या बनेगा? Mg2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, और यहाँ पे Cl को लिख देना, 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले बना दो।
8 बना दिए। अच्छा, नेगेटिव लिख करके इसको ना 2 कर देना, है ना। तो 2 क्लोरीन हो गए और 2 उनके ऊपर का चार्ज हो गया। ओके, क्लियर। अब ये आपने कब करना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। तो अब आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप करो राइट द फॉर्मेशन ऑफ Na2O molecule. So this is your work, just do it. Na2O molecule. मैं इसका बताऊंगी नहीं, आप खुद अपने आप से करो। चल, सो डू इट योरसेल्फ, ये अपने आप से करना है आपने। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे सेंड कर देना है। सॉरी, गुड बाय।